मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना में आ रही तकनीकी दिक्कतों को लेकर वरीय अधिकारियों और सभी उपायुक्तों के साथ की बैठक, समस्या को जल्द दुरुस्त करने का निर्देश। उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंपाई सोरेन ने कहा, दिव्यांगों के समावेशी विकास पर सरकार का फोकस, अनाथ बच्चों की शिक्षा पर भी सरकार दे रही है ध्यान। हजारीबाग में स्पंज आयरन प्लांट के बॉयलर में हुआ ब्लास्ट, एक की मौत, कई मजदूर गंभीर रूप से घायल। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने घटनास्थल का लिया जायजा। और राज्य के कई जिलों में एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। वज्रपात और मेघ गर्जन को लेकर भी किया सतर्क। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज वरीय पदाधिकारियों, जिला उपायुक्तों के साथ मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में आ रही तकनीकी समस्याओं को लेकर वर्चुअल बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस योजना के तहत आवेदन देने में आ रही दिक्कतों को अति शीघ्र दूर करने का निर्देश दिया। श्री सोरेन ने योजना से संबंधित कई तकनीकी पहलुओं की जानकारी भी ली। JMMPCDD झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बारे में कहा कि इस योजना में आ रही तकनीकी समस्या का त्वरित समाधान किया गया है। उन्होंने भाजपा पर इस योजना को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा करने का आरोप लगाया। एक साथ कई हिट्स हो रहे थे सर्वर पर, उसके कारण थोड़ा सा स्लो हुआ, लेकिन तुरंत राज्य सरकार ने इसको संज्ञान में लेते हुए न केवल उसे दुरुस्त किया, और मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने उसकी अंतिम तिथि जो 10 तारीख तक थी, उसको 15 तारीख तक बढ़ा देने का काम किया। हमारे इस प्रगतिशील योजना से भाजपा बुरी तरह से बौखला गई। गलतफहमी और भ्रम की स्थिति पैदा करने का उनका जो एक पुराना कार्य योजना रहा है, उसी को दोहराने का काम किया। इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रेस वार्ता पर पलटवार करते हुए सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के रिकॉर्ड पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। श्री शाहदेव ने कहा कि जो सरकार आज तक स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं बना पाई, 1932 का खतियान लागू नहीं कर पाई और बेरोजगारों को 5,000 और 7,000 रुपया प्रति माह बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाई, ऐसी सरकार से किसी नई योजना के सफल कार्यान्वयन की उम्मीद करना भी बेमानी है। उन्होंने कहा कि महिला सम्मान योजना के जरिए सरकार अपने लूट खसोट और असफलताओं से ध्यान हटाने की असफल कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में सिद्धू कान्हू कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड के निदेशक परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मंत्री दीपिका पांडे सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अविनाश कुमार और कैबिनेट सचिव वंदना डाडिल समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद थे। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार से आज रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुनील चंद्र दुबे, झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर DK सिंह और झारखंड ओपन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर TN साहू ने राजभवन में भेंट की। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों से राज्यपाल को अवगत कराया। मौके पर राज्यपाल ने सभी कुलपतियों से कहा कि विद्यार्थियों को हर हाल में गुणात्मक शिक्षा सुलभ हो, यह सुनिश्चित करें। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों को एकेडमिक कैलेंडर का पूर्णतः पालन करने को भी कहा।
आज राजधानी रांची में दिव्यांग जनों के लिए राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंपाई सोरेन और विभागीय सचिव समेत अन्य लोग मौजूद थे। झारखंड में दिव्यांग जनों के लिए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के क्रियान्वयन को लेकर आज रांची के एक निजी होटल के सभागार में राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि बहुत जल्द दिव्यांग जनों के लिए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना को अमली जामा पहनाया जाएगा। हम लोग बहुत जल्दी इसको आगे बढ़ाएंगे, इसीलिए आज पाठशाला है। ये पाठशाला से बहुत सा दिव्यांग जनों का या हमारा विश्वविद्यालय बहुत कुछ सोच मिलेगा, सुझाव मिलेगा और उसको शेयर करके आगे हम लोग बढ़ाएंगे ताकि बेहतर से बेहतर दिव्यांग जनों के लिए विश्वविद्यालय साबित हो। इसलिए आज का पाठशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा निदेशक ने बताया कि दिव्यांग जनों के लिए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है। इसे लेकर उचित कार्य योजना बनाई जाएगी। पूरी को फाइनलाइज तो नहीं किया गया, लेकिन 2-3 जगहों पर विचार किया गया है कि एक तो रांची के आसपास के एरिया है, इसका देखना है। दूसरा एक ऊटी में पहले से नॉलेज पार्क हमारे पास है, तो वहाँ पर भी विचार कर रहे हैं कि परामर्श कार्यशाला में शामिल विकलांग संस्था के सीईओ ने बताया कि इस प्रकार के यूनिवर्सिटी बनने की पहल काफी सराहनीय है। हमारी RPWD एक्ट 2016 में बनी, विच केम आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन 2015 में। 2016 में हमारी एक्ट आई, उसके बाद में 2017 में रूल्स भी आई हैं और उसके बाद एक और गाइड बुक जैसे आप कह सकते हैं उसको कहते हैं हार्मोनाइज्ड गाइडलाइंस फॉर एक्सेसिबल स्पेसेस, जो कि 2021 में आई। दैट इज मेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सेसिबिलिटी। कार्यशाला में विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। राज्य में दिव्यांग जनों के लिए परामर्श कार्यशाला का आयोजन उनके उज्जवल भविष्य की दिशा में सार्थक पहल होगी। रांची से असीम की रिपोर्ट। रांची में बैंकर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। प्रोजेक्ट भवन में उद्योग विभाग की ओर से आयोजित इस कॉन्क्लेव में मंत्री सत्यानंद भोक्ता मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने बेहतर कार्य करने वाले कई उद्यमियों को सम्मानित किया। मौके पर श्री भोक्ता ने राज्य सरकार की ओर से छोटे उद्यमियों को दी जा रही मदद की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फार्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस स्कीम उद्यमियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। झारखंड सरकार द्वारा अब तक इस योजना के तहत कुल 153 करोड़ रुपये के निवेश से हजारों छोटे उद्यमियों को सब्सिडी प्रदान की गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने आज जमशेदपुर स्थित MGM अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड और ICU वार्ड समेत कई विभागों का मुआयना किया। इस दौरान कई खामियां पाई गई। स्वास्थ्य सचिव ने इसके लिए अधीक्षक और उपाधीक्षक को फटकार लगाई। उन्होंने MGM अस्पताल में बन रहे नई बिल्डिंग को भी देखा। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अस्पताल में काफ़ी खामियां हैं जिसे दूर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अगर 1 सप्ताह में व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो कार्रवाई की जाएगी। गुमला जिले में सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। आज सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए कार्तिक उरांव महाविद्यालय के सभागार में जांच और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। गुमला के कार्तिक उरांव महाविद्यालय के सभागार में सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन को लेकर आयोजित जांच और जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुए उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ी है। इस वजह से सिकल सेल एनीमिया जांच के क्षेत्र में गुमला राज्य का अव्वल जिला बन गया है। सभी लोगों के प्रति जिला प्रशासन की ओर से मेरा आभार कि आपने इस कार्यक्रम में हमारा सहयोग किया और अपने कम्युनिटी में, अपने गाँव में, अपने परिवार के बीच में जाने का हमें अवसर दिया, हमें सौभाग्य। कार्यक्रम को डॉक्टर अभिषेक रंजन ने भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सिकल सेल एनीमिया की जांच और उपचार के संबंध में जानकारी दी। सिविल सर्जन डॉक्टर राजू कश्यप ने कहा कि यह कार्यक्रम पूरे राज्य ही नहीं पूरे देश में चलाया जा रहा है। मैं ये बात रखना चाहूँगा कि ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी योजना है
और मुझे पूरा आशा है कि हमारा झारखंड इस बीमारी से मुक्त होगा। कौन लोग सिकल सेल से सफ़र कर रहे हैं, कौन लोग नहीं कर रहे हैं, सभी का टेस्टिंग होगा, सभी का इलाज भी होगा। इसका पहले हम लोग वाटर सोल्युबिलिटी टेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन जो हम लोग के पास लगा हुआ है सदन में, उससे हम लोग कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे ताकि लोग इसे और सफ़र ना कर सके और उसके बारे में जानकारी मिल सके। इस जांच व जागरूकता शिविर में बड़ी संख्या में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। उनके रक्त के नमूने लेकर सिकल सेल की जांच भी की गई। गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई है। आज एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह पूछा कि आखिर बार बार आदेश के बाद भी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था क्यों नहीं सुधर रही। झारखंड हाईकोर्ट ने यह बात ट्रैफिक एसपी से मौखिक रूप से कही। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था के लिए लॉन्ग टर्म प्लान बनाने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने अवैध ढंग से चल रहे ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा के खिलाफ सख्ती बरतने का भी निर्देश दिया। हजारीबाग के बरही थाना क्षेत्र में रियाडा कंपनी के परिसर में संचालित स्पंज आयरन प्लांट के बॉयलर में ब्लास्ट होने से एक मजदूर की मौत हो गई है। वहीं घटना में अब तक 7 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता घटना स्थल पहुंचे। उन्होंने फैक्ट्री पर नियम को ताक में रखकर काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि घायलों को बेहतर इलाज के लिए रांची ले जाया गया है। मौके पर पहुंचे बरही प्रखंड क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी जोहन टुड्डू ने बताया कि ब्लास्ट के समय में प्लांट में काफी संख्या में मजदूर थे, जिनकी खोजबीन अभी जारी है। का ये हाल है तो मजदूर और श्रमिकों का क्या हाल होगा। तो इसका मतलब है कि सारा जो है लेबर लॉ का सारा जो है वायलेशन है। अब चूँकि मैंने डीसी मैडम को कहा है और इस संबंध में और बेहतर सिविल सर्जन को भी हमने कह दिया है कि इलाज पर ध्यान दें। सभी एडमिट हैं, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं है। सेफ्टी तो चूँकि कमेटी का जो उसमें जो है खान निरीक्षक वगैरह उनके ये करते हैं, तो इसका भी जांच किया जाएगा भविष्य में। कार्रवाई जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उसमें कार्रवाई। बोकारो के जोनल आईजी एस माइकल राज ने आज बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 4 में साइबर थाने का उद्घाटन किया। इस दौरान डीआईजी सुरेंद्र झा और पुलिस अधीक्षक पूज्य प्रकाश समेत तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद थे। मौके पर आईजी ने कहा कि साइबर थाना खुलने से लोगों को काफी सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि साइबर फ्रॉड से जुड़े मामले को लेकर पीड़ित समय रहते मामला दर्ज करा सकेंगे और मामले का अनुसंधान भी त्वरित गति से हो सकेगा। सोशल मीडिया का एज पर, आज का इंटरनेट का एज पर है कि काफ़ी विभिन्न तरीके से कराया जाता है। इसमें स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता है, इसलिए जो ऑफिसर इधर पोस्टेड रहेंगे उसको जो टेक्निकली क्वालिफाइड हो, उसमें इन्वेस्टिगेशन करने लायक हो, उस तरह का अफसर को हम पोस्टिंग करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर उनको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। इसके चलते क्या होगा, जिला में जो साइबर क्राइम में जो रिपोर्ट होगा उसमें उद्भेदन अच्छा से होने की संभावना बना। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय सह बुनकर सेवा केंद्र की ओर से गोड्डा कॉलेज में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान हस्तकरघा उद्योग को स्थानीय एवं विश्व बाजार में बढ़ावा देने को लेकर विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। हस्तकरघा उद्योग को लेकर गोड्डा कॉलेज में आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए कपड़ा मंत्रालय के रांची केंद्र के सहायक निदेशक सुरेश खंडारी ने कहा कि बुनकरों को समर्थ बनाने एवं उनके कौशल उन्नयन करने के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार कई प्रदर्शनियां, कार्यशालाएं और सेमिनार का आयोजन कर रही है। उन्होंने कहा कि वैसे छात्र जो टेक्सटाइल में डिप्लोमा हैं या इंजीनियरिंग किए हुए हैं, उन्हें इस व्यवसाय से जोड़कर रोजगार उपलब्ध भी कराया जा रहा है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो बुनकर भाई हमारे काम कर रहे हैं उनका वेजेस बढ़े और इस क्षेत्र में मैक्सिमम हमारे जो युवा वर्ग भी काफ़ी आ रहा है कि जो मार्केटिंग विदेशों में भी कर रहा है और डोमेस्टिक मार्केटिंग भी कर रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो लोग
बाहर नहीं जा सकते हैं, जो लोग यहीं पे रहते हैं तो उनको अच्छा रोजगार भी मिल रहा है, और जो नए बच्चे हैं वो बाहर जाके अपना मार्केटिंग भी कर रहे हैं। कार्यशाला को कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर स्मृति घोष ने भी संबोधित किया। उन्होंने इस क्षेत्र में उन्नत भविष्य के बारे में विद्यार्थियों से विचार साझा किए। हमारे फ्यूचर प्लानिंग पॉलिसी वो बताया गया, इसमें हमको एक क्वेश्चन आया दिया गया और एक इसी टाइप का लिखने के लिए दिया गया हस्तकला के विषय में। क्वेश्चन में यही था कि स्वदेशी दिवस कब से शुरू किया गया है, जो कि बंगाल विभाजन के समय शुरू किया गया है। वहीं छात्रों ने इस कार्यशाला को काफी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें इस उद्योग के बारे में काफी जानकारी मिली। इसमें रोजगार का अवसर काफ़ी ज़्यादा है। हैंडलूम में जो भी इसमें प्रोसेस है, जो हाथों से बनाया जाता है, बुनाई को लेकर के इसका जो भी रंगाई हो, जो अभियान चलाया गया भारत सरकार द्वारा, खास करके झारखंड सरकार में जो अभी चल रहा है वर्तमान समय में, ये काफ़ी युवाओं को रोजगार के लिए लाभान्वित करेगा। कार्यशाला के बाद विद्यार्थियों के लिए एक क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। गोड्डा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। लातेहार में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत सभी पंचायतों और वार्डों में विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिले के 21 से 50 वर्ष तक की महिलाएं अपने शिविर में आवेदन जमा कर योजना का लाभ उठा सकती हैं। गढ़वा जिला सभागार में जनता दरबार का आयोजन हुआ। जिले के उपायुक्त शेखर जमुआर ने विभिन्न प्रखंडों से आए ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और समाधान के लिए संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को निर्देशित किया। चाईबासा समाहरणालय में जिले के उपायुक्त ने आगामी विधानसभा निर्वाचन के निमित्त विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव संचालन के संदर्भ में कई आवश्यक जानकारियों को साझा किया गया है। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के हुरलौंग में करंट लगने से पिता और पुत्र की मौत हो गई। दोनों धन रोपनी के लिए खेत तैयार कर रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ है। गिरिडीह जिले में अनाज वितरण में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। सदर प्रखंड के बिरदोंगा पंचायत के 26 ऐसे परिवार हैं जिन्हें पिछले 6 माह से सरकारी अनाज मिला ही नहीं। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर एक महिला और एक बच्चे को आरपीएफ के जवानों ने ट्रेन के नीचे आने से बचा लिया। ट्रेन में चढ़ने के दौरान इन दोनों का पैर फिसल गया, जिससे वे पटरी पर गिर गए। मौके पर मौजूद आरपीएफ के जवानों की नज़र उन पर पड़ी। जवानों ने दोनों को खींचकर बाहर निकाला। रांची में ऑटो चालकों के लिए नियम बनाने और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान रांची के ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली अदालत के समक्ष उपस्थित हुए। अदालत ने उन्हें यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि शहर के अवैध ऑटो और ई रिक्शा का परिचालन न हो। चतरा जिले के कुंदा पुलिस को चकमा देकर एक कैदी फरार हो गया। हालांकि घटना के कुछ घंटे के अंदर ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए फरार कैदी को फिर से गिरफ्तार कर लिया। गिरिडीह के पचंबा थाना क्षेत्र के जगमन रायडीह गांव में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में दोनों पक्ष से 13 लोग घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ जानकारी मौसम से। राज्य में मानसून गतिविधि सामान्य है। पिछले 24 घंटे के दौरान कई क्षेत्रों में भारी बारिश दर्ज की गई। इस दौरान धनबाद के पंचेत में सर्वाधिक 120.8 मिलीमीटर बारिश हुई। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की विज्ञप्ति के अनुसार 12 अगस्त तक राज्य के कई क्षेत्रों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। राज्य में कई इलाकों में 6 और 7 अगस्त को भारी बारिश के लिए केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। पेरिस ओलंपिक के जेवलिन थ्रो स्पर्धा में भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने क्वालिफाइंग राउंड में अपने पहले ही थ्रो में 89.34 मीटर भाला फेंक कर क्वालिफाई कर लिया है। 8 अगस्त को होने वाले फाइनल में नीरज चोपड़ा का मुकाबला ग्रेनाडा के एडरसन पीटर्स और पाकिस्तान के अरशद नदीम से होगी।
फाइनल में अगर नीरज चोपड़ा स्वर्ण जीतते हैं तो ओलंपिक के इतिहास में 2 बार भाला फेंक का गोल्ड जीतने वाले वे 5वें खिलाड़ी हो जाएंगे। इसके साथ ही ओलंपिक व्यक्तिगत वर्ग में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भी बनेंगे। अविनाश साबले ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अपनी हीट में 5वें स्थान पर रहते हुए साबले ने शीर्ष 15 प्रतियोगियों में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया। इस स्पर्धा का फाइनल मुकाबला 8 अगस्त को खेला जाएगा। पेरिस ओलंपिक में भारत और जर्मनी के बीच मेंस हॉकी का पहला सेमीफाइनल मैच आज रात 10:30 बजे खेला जाएगा। भारत ने एक बार फिर पदक की तरफ अपने कदम मजबूती से बढ़ा दिए हैं। टीम इंडिया ने लगातार दूसरे ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक जीतने की उम्मीदों को बरकरार रखा है। पेरिस ओलंपिक में अब तक भारतीय हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। केवल बेल्जियम के खिलाफ एक मुकाबले को छोड़ दें तो भारतीय टीम से पार पाना सभी टीमों के लिए नाको चने चबाना जैसा साबित हुआ है। इसी क्रम में भारतीय टीम ने ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट में मात देते हुए सेमीफाइनल की ओर रुख किया है, जहां मंगलवार को उसका सामना जर्मनी से होगा। अगर नजर डालें भारत के क्वार्टर फाइनल मुकाबले पर तो यह किसी कड़े इम्तिहान से कम नहीं था। मैच के 17वें मिनट में अमित रोहिदास की हॉकी स्टिक ब्रिटेन के एक खिलाड़ी के सिर पर लगी, लेकिन रेफरी ने इसे जानबूझकर किया गया कृत्य माना और उन्हें पूरे मैच से बाहर कर दिया। इसी तरह भारतीय टीम करीब 42 मिनट तक 10 खिलाड़ियों के साथ खेली। हालांकि हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय टीम योद्धाओं की तरह लड़ी और मुकाबले में अपने जज्बे को कहीं भी गिरने नहीं दिया। वहीं अपना आखिरी ओलंपिक खेल रहे पीआर श्रीजेश ने एक बार फिर अपने अनुभव का पूरा लाभ उठाते हुए शानदार प्रदर्शन किया, जिसके बलबूते भारतीय टीम लगातार दूसरी बार सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रही। पेरिस ओलंपिक में हॉकी टीम के अभी तक के प्रदर्शन पर नजर डाली जाए तो भारतीय टीम ने अपने पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को 3-2 से शिकस्त दी। इसके बाद लीग के अपने दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने अंतिम समय में कप्तान हरमनप्रीत सिंह के गोल की बदौलत अर्जेंटीना के खिलाफ मैच को 1-1 से ड्रॉ करवाने में सफलता पाई। वहीं भारत ने आयरलैंड के खिलाफ 2-0 से जीत दर्ज की, जबकि प्रतियोगिता में भारत को केवल एकमात्र हार बेल्जियम से झेलनी पड़ी, जहां उन्हें 2-1 से शिकस्त मिली थी। हालांकि इसके बाद भारतीय टीम ने शानदार वापसी की और ओलंपिक के इतिहास में 52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराते हुए शानदार तरीके से क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब भारतीय टीम की नजर सेमीफाइनल मुकाबले पर है, जहां उसे जर्मनी से भिड़ना है। अगर दोनों टीमों के बीच मुकाबलों की बात की जाए तो जर्मनी का पलड़ा भारी है। दोनों टीमों के बीच अब तक 106 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 26 में भारत और 53 में जर्मनी की टीम ने बाजी मारी है, जबकि 27 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। वहीं अगर ओलंपिक में दोनों टीमों की भिड़ंत की बात की जाए तो भारत का यहां दबदबा देखने को मिला है। ओलंपिक में भारत और जर्मनी के बीच अब तक 12 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 5 तो वहीं जर्मनी ने 4 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि 3 मुकाबले ड्रॉ रहे। इसमें टोक्यो ओलंपिक की वो जीत भी शामिल है जिसमें भारत ने जर्मनी को रोमांचक मुकाबले में 5-4 से हराते हुए ओलंपिक खेलों में हॉकी के 41 सालों के पदक के इंतजार को खत्म किया था। इसी बीच अगर हाल फिलहाल के प्रदर्शन को देखें तो दोनों टीमों के बीच पिछले 6 मुकाबलों में 5 में भारत ने जीत हासिल की है, जबकि जर्मनी ने केवल 1 मैच में जीत दर्ज की है। अब बस भारतीयों को इंतजार है उस पल का जब भारतीय टीम जर्मनी को शिकस्त देते हुए फाइनल में जगह बनाए और अपने गौरवशाली अतीत को दोहराए। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। 6 अगस्त साल 1945 को इतिहास में पहला परमाणु हमला हुआ। यह हमला द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर किया। इस परमाणु बम ने शहर के हजारों लोगों को पल भर में मौत के घाट उतार दिया। इस हमले में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई और बड़े पैमाने पर हजारों इमारतें नष्ट हो गई थीं। जो लोग बच गए वे अपंगता के शिकार हो गए। दूर दूर तक के इलाकों में घंटों काली बारिश होती रही और रेडियोएक्टिव विकिरण ने जिंदा दिली से भरे इस शहर में कहर बरपा दिया और चारों तरफ मौत का मंजर था। अमेरिका ने इस परमाणु बम को द लिटिल बॉय नाम दिया।
द्वितीय विश्व युद्ध में जापान अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ था। इस परमाणु हमले का एक कारण यह भी था कि जापानी सैनिकों ने ब्रिटिश और अमेरिकी सैनिकों के साथ क्रूर व्यवहार किया था। अमेरिका की शुरुआती हिट लिस्ट में 5 जापानी शहर थे और नागासाकी उनमें से नहीं था। सूची में कोकुरा, हिरोशिमा, योकोहामा, निगाटा और क्योटो शामिल थे। बाद में क्योटो की जगह नागासाकी ने ले ली। हिरोशिमा पर गिराया गया लिटिल बॉय बम यूरेनियम 235 से बना था। हिरोशिमा शहर में हुए परमाणु बम के हमले से जापान उबरा भी नहीं था कि अमेरिका ने 3 दिन के बाद ही 9 अगस्त को दूसरे शहर नागासाकी पर दूसरा परमाणु हमला कर दिया। हर साल 6 अगस्त को परमाणु धमाके में जान गंवाने वाले लोगों की याद में हिरोशिमा डे मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना में आ रही तकनीकी दिक्कतों को लेकर वरीय अधिकारियों और सभी उपायुक्तों के साथ की बैठक, समस्या को जल्द दुरुस्त करने का निर्देश। उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंपाई सोरेन ने कहा, दिव्यांगों के समावेशी विकास पर सरकार का फोकस, अनाथ बच्चों की शिक्षा पर भी सरकार दे रही है ध्यान। हजारीबाग में स्पंज आयरन प्लांट के बॉयलर में हुआ ब्लास्ट, 1 की मौत, कई मजदूर गंभीर रूप से घायल। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने घटनास्थल का लिया जायजा। और राज्य के कई जिलों में एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। वज्रपात और मेघ गर्जन को लेकर भी किया सतर्क।